हेलो प्यारो, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी, जैसे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। तो हमने एक पढ़ा था कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसका कि नाम होता है यूनिट गेन एम्पलीफायर, जिसका कि गेन जो होता है वो हमेशा 1 होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि नॉन इन्वर्टिंग एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें कि नॉन इन्वर्टिंग होता है, उसका गेन जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन जो वी इनपुट होता है, दैट इज़ 1 प्लस R1 बाई R2। R1 R2 कुछ रजिस्टर होते हैं, तो अगर हम R1 R2 कुछ भी वैल्यू चूज करेंगे तो वो जो भी कुछ वैल्यू होगी वो 1 में ऐड होगी, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी क्योंकि 1 में कुछ ऐड होकर के आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इन्वर्टिंग इनपुट की बात करेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे, तो आपके पास जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा उसमें क्या होगा उसमें गेन जो था वो था R1 बाई R2। यहाँ पर सिर्फ इन रजिस्टर के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, निगेटिव है। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखी थी। अब हमें इसके बाद थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। कुछ ऐसे अभी हम लोग बात करेंगे जिससे कि हम प्रॉब्लम जिस पे हम डिस्कस कर सकें, और साथ ही साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जो कि अल्टीमेटली हमको एडर सर्किट को समझने में हमारी हेल्प करेगा। और ये जो हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग जो हमारी डेवलप होगी किसी भी रजिस्टर को जोड़ने वाली, इसकी वजह से हम एक चीज़ और देखेंगे कि कैसे हम अपने सर्किट के अंदर कभी भी कोई रजिस्टर अगर हम वर्चुअल ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका मैथमेटिकल इफेक्ट क्या होता है, अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे एनालिसिस पे, इसको हमें समझना है। तो चलिए हम लोग एक कुछ प्रॉब्लम मैं इसको कह देता हूँ कि सम प्रॉब्लम। तो सम यूजफुल कॉन्सेप्ट, हम इसमें यूजफुल कॉन्सेप्ट वाया प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और उस प्रॉब्लम के थ्रू हम कुछ यूजफुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होता है फिजिक्स में खास तौर पर कि आप बजाय बहुत ज़्यादा थ्योरी के हाइपोथेटिकल सिचुएशन के आप एक प्रॉब्लम उठाइए और उस प्रॉब्लम से आप एक सिचुएशन क्रिएट करिए और फिर इस सिचुएशन का एक सोल्यूशन बनाइए और वो सोल्यूशन ऐसा होगा जो कि सबको समझ में आएगा। ऐसा होता है। चलिए, तो जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का है। लेट मी जस्ट एक ड्रॉ कर रहे हैं। इस समय मैं सिर्फ आपका फोकस ड्राइंग पे हो, इसलिए मैंने अपने आप को वहाँ से हटा दिया है। तो आपके पास ये कौन सा सर्किट है, ये तो इन्वर्टिंग सर्किट है, ये नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है। ठीक है। और आपने एक रजिस्टर यहाँ रखा इस तरह से, फिर एक रजिस्टर यहाँ से ले गए, इसको आगे जोड़ करके आगे किया, ये हो गया हमारे पास, यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ आपका V आउटपुट आ रहा था, या ये आपका रजिस्टर था R1, ये रजिस्टर है R2। और मान लें कि आपने यहाँ पर एक वोल्टेज जोड़ रखा है इनपुट के लिए, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं V इनपुट। यहाँ आपने V इनपुट जोड़ रखा है। ठीक है। दूसरा आपका जो इन्वर्टिंग वाला नॉन इन्वर्टिंग वाला है, यहाँ पर पहले तो ग्राउंड कर दिया था, आपके पास ग्राउंड नहीं किया है। ग्राउंड ना करके आपने इसके अंदर एक करंट सोर्स जोड़ रखा है जिसका करंट I है। तो ठीक है, उसको भी ग्राउंड से जोड़ रखा है। और साथ ही साथ इसके पैरेलल में आपने एक रजिस्टर जोड़ रखा है और इस रजिस्टर को आपने कह दिया RB, सपोज ये है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देखो कि इस स्थिति में क्या बन रहा है, एक रजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से करंट जाएगी, इधर फ्लो करके यहाँ से गुजरेगी, करंट यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि हमने कहा है कि इनपुट में करंट 0 होता है, यहाँ पे करंट नहीं आएगी, इनपुट में करंट 0 होता है, तो करंट इधर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो I टाइम RB के बराबर होगा। ये एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। तो एक तरह से ये जो प्रॉब्लम है वो क्या कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ इन्वर्टिंग इनपुट पर भी एक वोल्टेज है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी एक वोल्टेज अप्लाई है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होगी वो आपको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगी तो न्यूमेरिकल ऐसा मिल सकता है कि एक रजिस्टर एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है जहाँ यहाँ Vin की जगह पे V1 वोल्टेज है और जहाँ पर ये VB की जगह पे V2 वोल्टेज है, और वोल्टेज कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और फिर आगे आपसे पूछा जाएगा। तो लेकिन हमने यहाँ पर जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमें सीधे कोई वोल्टेज सोर्स ना दे करके हमें एक करंट सोर्स दिया गया है, हमें एक रजिस्टर दिया गया है और फिर हम उसके थ्रू हमसे कोई करंट पूछी जाए या हमसे ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू पूछी जाए, जबकि हमें R1 R2 दिया गया हो। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर बनती हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। तो सुपर पोजिशन थ्योरम, आई होप आप लोगों ने आपको कुछ आइडिया होगा इसका। सुपर पोजिशन थ्योरम अगर नहीं भी आइडिया है सुपर पोजिशन थ्योरम का, तो अभी जरा समझ लो कि थ्योरम क्या कहता है। कि मान लो आपके पास कोई सिस्टम है
और इस सिस्टम के अंदर हमने एक सोर्स यहाँ लगा रखा है, एक वोल्टेज सोर्स V1 है जिसकी वजह से कुछ करंट यहाँ फ्लो कर रही है, और इधर भी एक वोल्टेज सोर्स है V2 है, इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रही है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि एक समय आप ऐसा करो, एक सोर्स हटा दो, इस सोर्स को आप हटा दो और इस जगह को आपस में शॉर्ट कर दो, और उस समय सिर्फ एक सोर्स बचा है, उसकी वजह से कोई इक्वेशन लिख लो। तो आपने एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन मतलब वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ आपने लिखा सर्किट लॉ के हिसाब से। तो कब किया, जब आपने V2 को 0 माना, सिर्फ V1 को प्रेजेंट माना, और V1 की प्रेजेंस में आपने एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से आपने कोई इक्वेशन लिख डाली। तो एक इक्वेशन आ गई आपकी, और उसकी वजह से मान लो आपको कुछ V1 डैश मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने दूसरे वोल्टेज को आपकी बार ऑन रखा, पहले वोल्टेज को 0 मान लिया, तो आपके पास अब फिर KVL की वजह से एक लॉ निकल के आया। अब अगर आप सोचते हो कि इस सर्किट के अंदर इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा जबकि एक साथ दोनों वोल्टेज काम कर रहे होंगे, आपने तो हाइपोथेटिकली एक को ऑन करके एक को ऑफ करके माना, फिर पहले वाले को ऑफ करके दूसरे वाले को ऑन किया, ये तो आपने किया, मैथमेटिकली किया। लेकिन जब एक्चुअल में सर्किट काम करेगा तो उसमें दोनों वोल्टेज एक साथ प्रभावी होंगे, तो उनकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, तो उनकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट वो जो इंडिपेंडेंट आपने दो वोल्टेज इफेक्ट जोड़े थे उनके सम के बराबर होगा। तो इसलिए इसको सुपरपोजिशन कहते हैं। ऑप्टिक्स में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक एम्पलीट्यूड y1 है, एक एम्पलीट्यूड y2 है, और ये दो ऑप्टिकल वेव हैं, तो दोनों आप में सुपर इम्पोज हो जाएंगे और हमारा रिजल्टेंट y बनेगा जो कि इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन इफेक्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम। इलेक्ट्रॉनिक्स केस में इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर हमें आउटपुट निकालना है, इस पर्टिकुलर केस में आपको अगर आउटपुट निकालना है तो आप क्या करोगे। आउटपुट निकालने के लिए आपके पास क्या तरीके हैं, आपके पास तरीका ये है कि आप इसमें एक तरह से या तो सीधे तौर पे सर्किट का आउटपुट निकाल लो, ठीक है, सीधे तौर पे सर्किट का आउटपुट निकाल लो, या फिर आप ऐसा करो उनको बारी बारी से, एक बार वोल्टेज Vin को ऑन रखो, फिर इस वाले को ऑफ मान लो, एक बार VB को ऑन रखो, Vin को ऑफ मान लो, और फिर आप उस पर अपनी पूरी एनालिसिस करो। तो ये एक तरीका हो सकता है एनालिसिस करने का, ऐसा करने का। तो चलिए मान लेते हैं बारी बारी से ये दोनों काम करेंगे हम, और दोनों कामों में दिखाएंगे कि कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम से भी हम ये काम कर सकते हैं और कैसे यही काम हम सिंपल सीधे तौर पे सर्किट को यूज करके भी कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, जस्ट लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हटा देता हूँ। ये सारा कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक रजिस्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर है आपका, और आपके पास यहाँ पे करंट सोर्स है जिसकी वजह से IRB एक आपका वोल्टेज है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब जरा देखो, जो आपका ये इनपुट है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे वोल्टेज कितना आया, I टाइम RB। तो अब चूंकि दोनों इनपुट सेम होते हैं, हमने यही तो लिखा है ना, बेसिक आइडिया ये है कि Vin1 और Vin2 जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस टर्मिनल पे यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो आपके पास अगर ये पॉइंट x माना जाए तो हमारा जो पॉइंट x है, अब इसका पोटेंशियल 0 नहीं है। वो 0 कब होता, जब आपके ये दोनों वोल्टेज यहाँ पर करंट सोर्स और रेजिस्टेंस ना होते। लेकिन चूंकि ये है तो इसकी वजह से वहाँ पर वोल्टेज 0 ना हो करके I टाइम RB हो जाएगा। इसीलिए जो पॉइंट x है, इस पॉइंट x का जो वोल्टेज है वो भी I टाइम RB होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पे लिखोगे बाई द प्रॉपर्टी ऑफ, बाई द शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ऑप एम्प, आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टी से क्या होता है, Vin1 इज इक्वल टू Vin2। तो यहाँ पे लिखोगे एट नॉन इन्वर्टिंग टर्म्स, एट नॉन इन्वर्टिंग, गलत लिख दिया, नॉट इन्वर्टिंग, एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल द वोल्टेज कितना है, द वोल्टेज इज, बताओ भाई कितना हो गया भाई, करंट टाइम RB इज I टाइम RB। सो at point x the voltage would be, फिर पॉइंट x पे वोल्टेज कितना होगा, द वोल्टेज वुड बी, ये भी आपका I टाइम RB हो जाएगा। बताओ भाई इस बात को समझे कि नहीं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि Vin1 और Vin2 दोनों सेम होंगे, दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज होगा। तो अगर एक टर्मिनल पे वोल्टेज IB RB है तो दूसरे टर्मिनल पे भी वोल्टेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि सीधे ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ जुड़ा हुआ है, इस x पॉइंट पर आपका वोल्टेज IB RB होगा। तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट प्यारो बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ लिखोगे द इक्विवेलेंट सर्किट, द इक्विवेलेंट सर्किट। क्यों बना रहे हो इक्विवेलेंट सर्किट,
क्योंकि जरा देखो यहाँ पर एक खास बात देखो, खास बात ये है कि ये वोल्टेज है यहाँ पर इधर से जाएगी, मान लो करंट गई तो करंट यहाँ से होते हुए इसको पार करते हुए ये आउटपुट और इसके बाद फीडबैक से होते हुए ये पूरा हिस्सा रखेगी। एम्पलीफायर के अंदर करंट नहीं जा रही है, क्योंकि एम्पलीफायर के अंदर इनपुट करंट 0 मानते हैं, और दोनों जो वर्चुअल जो ग्राउंड होता है नॉर्मली, आज उस वर्चुअल ग्राउंड का पोटेंशियल कुछ है। तो आपके पास कैसा होगा, आपके पास स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी कि आपके पास यहाँ बचेगा वी इन, ठीक है, फिर यहाँ वोल्टेज बच गया R2, ओके, ये है पॉइंट X पे वोल्टेज कितना है, VB बराबर IRB, उसके बाद फिर आगे रेजिस्टेंस है R1, और फिर आपका जो वोल्टेज है वो है V आउट। तो आपने जितना मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का ये जो पूरा कंटूर बना रखा है, इस कंटूर के अंदर आपने ये जो इक्विवेलेंट कंडीशन देखी वो इस तरह से है। तो यहाँ पर आपकी करंट कितनी होगी, मान लो यहाँ पर करंट है I1, और भाई यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पर करंट हो जाएगा I2, ठीक है। और इन दोनों करंट की वजह से इफेक्ट क्या होगा, इन दोनों करंट की वजह से यहाँ पर नेट करंट कितना है, 0 है। भाई यहाँ पर कोई करंट अंदर जा तो है रही नहीं है, तो आपकी करंट नहीं जा रही है अंदर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट X पर नोड पर नेट करंट 0 होगी। भाई करंट अगर यहाँ अंदर जा रही होती तो हम कहते हैं कुछ करंट है, लेकिन यहाँ करंट 0 है, जितनी करंट यहाँ से आई जितनी करंट यहाँ से आई वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, जस्ट ऐसे लिखेंगे बाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से क्या होगा, पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास करंट कितना है, V इन माइनस IRB अपॉन, इसको हटा देता हूँ, V इन माइनस IRB अपॉन R2, और प्लस, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि I1 प्लस I2 बराबर 0 होगा, और दूसरा होगा V आउट माइनस IRB अपॉन R1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या लिख सकते हो, अब इसमें क्या कर सकते हो, बांट दो इसको बांट देते हैं। तो V इन बाई R2 माइनस I टाइम RB बाई R2 प्लस V आउट टाइम R1 माइनस I RB टाइम R1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर V आउट से निकालना, V आउट बाई R1 कितना हो जाएगा, ले जाओ भाई दूसरी तरफ, तो माइनस V इन बाई R2, और ये प्लस IRB बाई R2 प्लस IRB बाई R1 हो जाएगा। तो ये जाएगा, अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये जाएगा R1 बाई R2, भाई आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, तो जाएगा V इन प्लस अब IRB तो रह जाएगा, और फिर यहाँ से क्या बचेगा, R1, चूँकि R मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, R मल्टीप्लाई सब में भी होगा, तो R1 बाई R2 प्लस R1 बाई R1। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया आपके पास कि V आउटपुट आ जाएगा माइनस R1 टाइम R2 V इन प्लस IRB 1 प्लस R1 प्लस R1 अपॉन R2 टू दिस। तो ये हमारे पास प्यारो क्या आ गया, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इस सिचुएशन में, ये उसका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर IRB क्या है, IRB की वैल्यू VB कह सकते हैं, भाई VB वोल्टेज है यहाँ पर। जरा इस चीज़ को ध्यान से देखो, और इस चीज़ को ध्यान से देखो तो इसमें हमें एक खास चीज़ समझ में आएगी। हमने एक चीज़ पढ़ रखी है प्यारो, इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि एक केस में, नॉन इन्वर्टिंग केस में, जो आपका V आउट होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन R1 बाई R2 अपॉन V इन, और एक दूसरे केस में V आउट होता है माइनस R1 बाई R2 अपॉन इंटू V इन। ये किसी केस में होता है, ये होता है इन्वर्टिंग केस में, और ये ऊपर वाला जो है वो होता है नॉन इन्वर्टिंग केस में। तो अब आपको क्या देखने में ये नहीं लग रहा है कि इसमें ये जो सेकंड टर्म है ये आउटपुट है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वजह से, और जो फर्स्ट वाला टर्म है ये आउटपुट है इन्वर्टिंग टर्म की वजह से। तो यहाँ पर सीधे तौर पर सुपरपोजिशन होता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर हम सोचें कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज V इन है, केवल इनपुट वोल्टेज है, और VB को आप 0 मान लो, ऐसी कंडीशन में आपका ये जो एम्पलीफायर होगा वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह से काम करेगा, जिसका आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा सिर्फ पहला टर्म, ये वाला टर्म आएगा, जो कि आपने VB 0 मान रखा है, दूसरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगले केस में अगर आप V इन को 0 मान लोगे, यानी कि पहला
प्लस वाले टर्मिनल पे वी इन जीरो है और आप कहो केवल यहाँ पर आई करंट है, आर बी रजिस्टेंस है, तो आपका वी भी एग्जिस्ट करेगा और आपका ये दूसरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है, इसको अगर हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये सिंपल तरीके से शो कर रही है कि जो टोटल आउटपुट वोल्टेज है, टोटल आउटपुट वोल्टेज है इज द सम ऑफ, इज द सुपरपोजिशन ऑफ वी आउट इन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग केस। तो हमने अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अगर आर बी यहाँ पे लगा भी दिया, तो उस रेजिस्टेंस का बहुत फर्क क्या पड़ा, वो रेजिस्टेंस भी एक इनपुट वोल्टेज की तरह से वहाँ पर आकर के जुड़ गया और कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर आपको पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से सुपरपोजिशन होता हुआ दिखेगा और ये चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर इसको प्रूफ करने की बात आए तो प्रूफ करने के लिए बस ये प्रूफ ही हो गया, एक तरह से आपने लिख दिया कि ये आउटपुट इनपुट है, तो ये आपका एक तरह से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द वेरी नेक्स्ट केस। तो प्यारो हमारा जो अगला केस है दैट इज़ द एडर। हम बात करने जा रहे हैं अपने एडर सर्किट की, हम बात करने जा रहे हैं एडर सर्किट की या एडर ऑप एम्प की बात कर रहे हैं, या इसको हम समर भी कहते हैं। समर मतलब जो सम कर देता है, जोड़ देता है। जरा एक सिचुएशन के बारे में सोचो। सिचुएशन ये है कि आपने देखा होगा ना टीवी में कि रॉक बैंड होते हैं और वो रॉक बैंड जो होते हैं वो पूरा म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। तो हमारे पास एक गिटार है, हमारे पास ड्रम है, हमारे पास और क्या हो सकता है, हारमोनिका है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सब की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, इन सब का अलग अलग है। अब आपने क्या किया, एक माइक, गिटारिस्ट जब गिटार बजाता है तो उसके पास भी एक माइक होता है, उसके गिटार के पास एक माइक लगा होता है, ड्रमर के पास भी एक माइक होता है, और आपका जो वो हारमोनिका बजा रहा है उसके पास भी एक माइक होता है, गा रहा है उसके पास भी माइक होता है। चलो एक वोकल भी है, तो एक वोकल भी है तो वो भी गा भी रहा है। सबके अपने अपने वेव सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रिंग से वेव निकल रही, ड्रम से वेव निकल रही, हारमोनिका से वेव निकल रही, वोकल से वेव निकल रही है। फिर क्या हुआ, इन सबके पास अपना अपना माइक है, तो यहाँ सबके पास माइक लगा हुआ है। लेकिन अब जब ये सब बजेगा तो इन सबसे आउटपुट निकलेगा, यहाँ से एक वेव बन रही होगी, यहाँ से वेव बन रही होगी, यहाँ सबसे वेव बन रही है। अब ये सारी वेव आपस में जा करके मिक्स होंगी और मिक्स होकर के एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होंगे, तो हमको आउटपुट मिलेगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा उसमें इन सबका रोल होगा, उसमें गिटार भी सुनाई पड़ेगा, ड्रम भी सुनाई पड़ेगा, हारमोनिका भी सुनाई पड़ेगा। तब सवाल ये है कि ये सारे वोल्टेज, चूंकि आवाज़ तो अब सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, सिग्नल का अपना वोल्टेज V1 है, ड्रम का वोल्टेज V2 है, हारमोनिका का V3 है, इसका V4 है, तो सबके वोल्टेज है। अब हमारे पास एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसमें ये सारा कुछ जो आ रहा है इनपुट वो आए और आकर के जुड़ जाए। आपने एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, कहीं म्यूजिक रूम के अंदर का कुछ केस दिखाते हैं, कुछ म्यूजिक बज रहा है, एक सिंगर गा रहा है और खिड़की के दूसरी तरफ, शीशे की दूसरी तरफ कुछ लोग बैठे हैं, तो वहाँ कुछ नॉब होते हैं, वो नॉब को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। असल में वो जो नॉब होते हैं उनमें वो जो उनका कंसोल होता है जिसमें वो नॉब लगे होते हैं, उसमें ड्रम, बीट, वोकल सारे माइक आके लगे होते हैं। तो जब वो उस नॉब को हिलाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर माइक के साथ जो वोल्टेज जुड़ा है उसके साथ जो रजिस्टर जुड़ा है उस रजिस्टेंस को वो बढ़ा घटा रहे होते हैं। तो जब रजिस्टेंस को बढ़ाते घटाते हैं तो वो ड्रम का जो इन्वॉल्वमेंट कम करते थे, ड्रम को बढ़ाना है तो हमने रजिस्टेंस चेंज किया तो ड्रम की आवाज़ बढ़ गई। हमें वोकल को घटाना है, ड्रम बढ़ाना है, तो वोकल वाला रजिस्टेंस चेंज किया, ड्रम वाला ऐसा चेंज किया कि वो आ गया। तो जो मिक्सर करने वाला संगीतकार होता है उसके कान ऐसे ट्रेंड होते हैं कि उसको वो ऑन द स्पॉट किसी एक इंस्ट्रूमेंट को बढ़ा घटा करके उसका रेशियो गाने के अंदर वो सेट करता रहता है। तो इस तरह से वो अपना केवल रजिस्टर से खेल रहा है, लेकिन रजिस्टर खेल का असर ये पड़ता है कि आउटपुट पर हम गिटार का रोल बढ़ा रहे हैं कि वोकल का रोल बढ़ा रहे हैं कि हारमोनिका का रोल बढ़ा, वो सब हम मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए उसको मिक्सर कहते हैं। अब वो म्यूजिक इंडस्ट्री में ये नाम है। म्यूजिक इंडस्ट्री में ये जो एडर होता है जिसको कि हम आज एडर के रूप में पढ़ने वाले हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में उस एडर को मिक्सर कहते हैं। उसको मिक्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारी आवाज़ों को मिक्स करता है और मिक्स करने के दौरान हम उसका रेशियो भी एक तरह से सेट कर सकते हैं। तो जरा देखो कैसे होता है यहाँ पर। इसके लिए क्या हुआ, हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग जो सिरा होता है उसको हम ग्राउंड पे कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा इन्वर्टिंग सिरा होता है उससे एक रजिस्टर बाहर निकल रहा होता है, ऐसे जो आउटपुट में जा रहा है। ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये आउटपुट से इनपुट की तरफ फीडबैक प्रोवाइड करा रहा है। इसको हम मान लें रेजिस्टेंस R1 है।
अच्छा, उसके अब देखो, अब अगर ये यहाँ वोल्टेज 0 है तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा यहाँ पर भी वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि दोनों सर्किट जो होते हैं यहाँ पे करंट 0 है, यहाँ भी करंट 0 है, तो इसका वोल्टेज सेम होगा। तो ठीक है, ये तो मालूम चल गया। हम पिछली बार क्या करते थे, पिछली बार हम लोग एक रजिस्टर यहाँ पर और जोड़ते थे और उसके साथ एक वोल्टेज जोड़ देते थे, ये वी इन होता था, एक रजिस्टेंस R2 होता था। लेकिन अब की बार हमारे पास एडर है, तो एडर कहने का मतलब क्या है, हमको एडिंग करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई व्यक्ति है जो कि गाना गा रहा है, एक कोई इंसान है, मान लो कि वो सॉन्ग है, तो वो वोकल, वो आवाज़ उसकी बाहर निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसको कपल करने के लिए एक कॉइल रहती है, और कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है वो ग्राउंडेड होता है। फिर इसके साथ क्या जुड़ा होता है, इसके साथ एक कैपेसिटर जुड़ा होता है, उसके साथ एक रजिस्टर जुड़ा होता है, और वो आकर के यहाँ जुड़ जाता है। फिर मान लो हमारे पास वहाँ एक ड्रम भी है, तो ड्रम है अगर, तो ड्रम भी आवाज़ आ रही है, तो उसके साथ भी एक कैपेसिटर जुड़ा होगा, एक रजिस्टर जुड़ा होगा, और वो भी यहाँ आके जुड़ जाएगा। अब चलो, इसके बाद फिर क्या है, एक गिटार है, तो गिटार का भी एक कपलिंग सर्किट होगा, उसके साथ भी एक कैपेसिटर जुड़ा होगा, उसके साथ भी एक रजिस्टर जुड़ा होगा, वो भी आकर के यहाँ पर इससे वर्चुअल ग्राउंड, ये वर्चुअल ग्राउंड का तार है, इसी पर जुड़ जाएगा। तो ये तो कुछ रियलिस्टिक किस्म का हो गया, ये CR हो गया, ये CR हो गया, अब यहाँ नाम दे दे CRG यानी गिटार, CRD मतलब ड्रम, CRV मतलब वोकल, ऐसे ही CV, CD, CG कुछ भी कह सकते हैं। अब क्या होता होगा, जिस समय जो मिक्सर कर रहा है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो क्या कर रहा होता है, वो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल नेचर का करते हैं, तो वो इस रजिस्टर्स को या कई बार इन रजिस्टर्स को भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज करता है, ताकि आउटपुट जो आ रहा, उस आउटपुट में जो वोकल वाली वोल्टेज है या ड्रम वाली वोल्टेज है या गिटार वाली वोल्टेज है, उसको कंट्रोल कर सके। तो सवाल यहाँ पर उठता है, कैसा कैसे होता हो, कुछ मैथमेटिकल इसका कुछ नियम बना सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, इसको हम बना सकते हैं। अब हम एक एडर सर्किट का एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये तो डायग्राम तो थोड़ा सा वोकल और उन सबको लेते हुए बनाया गया था, लेकिन इसका एक सिंपल डायग्राम भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए इसका सिंपल डायग्राम कैसे होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑप एम्प है, ऑप एम्प का नेगेटिव सिरा है, ये हो गया हमारे पास, और हमने यहाँ पर वोल्टेज रखा V1, यहाँ से रजिस्टर एक जोड़ दिया और वो रजिस्टर यहाँ कर रहा है। ऐसे एक वोल्टेज रखा V2, ये रजिस्टर यहाँ जुड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे वोल्टेज हैं, यहाँ डैश डैश कर दिया। एक वोल्टेज है VN और इसका रेजिस्टेंस है, और उसको यहाँ जोड़ दिया। इसके बाद जो प्लस सिरा है नॉन इन्वर्टिंग, उसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया। यहाँ से एक फीडबैक काम किया, वो बाहर की तरफ गया, वो आपको V आउट से जुड़ गया, इसको हमने R1 कह दिया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम R-in-1 कह दें, R-in-2 कह दें, R-in-3 कह दें, और यहाँ वोल्टेज V1, V2, V3 है। तो यह अब देखो, यहाँ पर अगर हम देखें नॉन इन्वर्टिंग होता है, तो फॉर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, फॉर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कह दें, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज V आउट अपॉन V इन इज माइनस R1 बाई R2। R1 तो मालूम है क्या है, R2 में यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ये R2 की पोजीशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो बाई सुपरपोजिशन। अब हम यहाँ पर सुपरपोजिशन कहें, बाई सुपरपोजिशन इन सर्किट, इस सर्किट के अंदर सुपरपोजिशन हो रहा है, बाई सुपरपोजिशन सर्किट, V आउट क्या हो जाएगा, V आउट हो जाएगा माइनस R-in-1 बाई R1, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, अंडू कहाँ, ये अब यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा माइनस R1 बाई R-in-1, और आपका हो जाएगा V1। फिर अगला हो जाएगा माइनस R बाई R-in-2 V2 प्लस माइनस R1 बाई R-in-n इंटू VN। इस तरह से हमारे टर्म्स आ जाएंगे, मतलब n टर्म के लिए हमने लिखा तो n टर्म के लिए आ जाएगा। तो आप ये इसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, R1 और R1 वही है, R2 की जगह पे R1-in, R1-2, R-in-3, R-in-n, इस तरह से आपकी पोजीशन आ गई है। तो अगर हम V आउट लेना चाहें तो सिंपल क्या लिखा जाएगा, V आउट मतलब जो कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कौन हो रहा है, कॉमन हो रहा है R1, तो R1 कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा V1 बाई R-in-1 प्लस V2 बाई R-in-2, इसी तरह डैश डैश VN बाई R-in-n।
ये है देखो। तो साफ साफ प्यारो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सम हो रहा है, ये वोल्टेज जो V1 है, V2 है, Vn का सम हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचेंगे रेजिस्टेंस भी बराबर है, तो अगर मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर इफ R in 1 इज इक्वल टू R in 2 इज इक्वल टू आर, अगर ये सब सारे रेजिस्टेंस बराबर है, आर के बराबर है, तो आपके पास वी आउट क्या हो जाएगा, आपके पास वी आउट हो जाएगा -R1/R, और यहाँ हो जाएगा V1 V2 डैश डैश Vn। तो इसको समर सर्किट या एडर सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आउटपुट है वो इनपुट के सारे वोल्टेज के सम के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ रहा है R1/R, तो ये क्या कहलाता है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का गेन फैक्टर कहलाता है। अब फिर वही कह दो, अगर R1 और R बराबर हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अगर R1 और R ये भी बराबर हो जाएं तो V आउट बराबर -V1 V2 डैश डैश Vn। सीधे तौर पर आपका जो टोटल आउटपुट है वो जितने भी इनपुट लगे हैं उन सबके सम के बराबर है। लेकिन यहाँ एक माइनस साइन है। तो प्यारो ये जो माइनस साइन ये क्या दिखा रहा है, जो माइनस साइन है सिंपल सीधे तौर पर हमको ये दिखा रहा है कि सीधे तौर पे हमको ये शो कर रहा है कि उल्टा होगा। तो जो भी आउटपुट होगा उसका फेज जो इनपुट के वोल्टेजेस हैं उनके फेज का उल्टा होगा। ये चीज़ यहाँ पर हमारे सामने शो हो रही है, खास तौर पर यही शो हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग माइनस वाले पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट डाल रहे हैं, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट डाल रहे हैं और वही जाके जुड़ रहा है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है अपना कुछ तो रोल रखेगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि क्या एडर के लिए ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि हम इसको इन्वर्टिंग इनपुट पे ही सारा कुछ उठा के रखें? ऐसा नहीं हो सकता है कि इस इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड कर दें, इसको हम ग्राउंड कर दें और सारा वोल्टेज हम इस नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे निकालें। क्योंकि ये प्लस है तो इसके बाद आउटपुट में प्लस साइन आएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल इस पे भी आप पे सवाल पूछा जाता है प्यारों, इससे भी आपके पास सवाल आता है कि तब क्या होगा अगर हम एडर बनाएं। वी वांट टू मेक एन एडर मेड बाय नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक्शन का यूज करके एडर बना सकते हैं? भैया बिल्कुल बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। जरा देखो बना ही देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है भैया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं इस तरह से R1, ठीक है, यहाँ वोल्टेज है V1, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, इसको फिर कर रहे हैं, ये है हमारा R2। ओके, अच्छा नेगेटिव अभी वापस आ गया, तो इसके डायोड तो जैसे पहले बनाए थे वैसे होंगे। इसके डायोड रजिस्टर यहाँ जुड़ा होगा और फिर आगे रजिस्टर यहाँ जुड़ा होगा और ये ग्राउंड होगा। यहाँ पर भी एक ग्राउंड है, तो वो इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज है V2 और ग्राउंड और पहले वाले के रिस्पेक्ट में वोल्टेज है V1। ये हमारे पास इंतजाम हो गए हैं और हमारे पास V आउट है, तो V आउट और ग्राउंड के बीच में यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो V आउट है। अब इसमें क्या करेंगे, अब जरा समझो, अब इसको कैसे हमें ये प्रूफ करना है कि V आउट जो होगा वो V1 और V2 के बराबर होगा, जो V1 और V2 के सम के बराबर है। यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा क्योंकि हमने इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा और सीधे तौर पे दिखाई पड़ेगा कि आउटपुट जो है वो इनपुट के सम के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। दिस इज आवर मोटिव टू कंप्लीट इन दिस लेक्चर। तो क्या करेंगे, पहली बात तो देखो यहाँ पर हमारे दो रजिस्टर्स हैं आर, इसको क्या मान लें, इसमें कुछ इनको हम कुछ और मान लेते हैं। इसको मान लें क्या इनको R1 R2 डैश ऐसे करके कुछ माना जा सकता है। ये भी R1 R2 है, यहाँ पर भी अगर हम R1 R2 ले लें तो R1 डैश ले लेते हैं, R2 डैश ले लेते हैं, ये R1 R2 हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ठीक है। इतना कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए R1 R2 R1 डैश R2 डैश ऐसा कुछ मान लिया गया है हमारे द्वारा। अब जरा देखो यहाँ पर प्यारो, इसमें क्या देखोगे, यहाँ पर जब वोल्टेज इस जगह पे जो वोल्टेज होगा उसको हम मान लें वोल्टेज कितना होगा, V प्लस होगा। भाई प्लस टर्मिनल पे है, ये वोल्टेज V प्लस होगा, ठीक है। तो इस वोल्टेज V प्लस से गया तो हमारे पास कुछ V आउट आ गया। अब जो V आउट आया
इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा है कि जो जब आपका ये इस तरह का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जब काम करता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो वी आउट होता है फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपका जो वी आउट होता है वो 1 प्लस R1 टाइम R2 हो जाता है वी इन के। हेयर वी इन कितना है प्यारो? हेयर वी इन इज वी प्लस। तो इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट होने वाला है, अब जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस R1 R2 V प्लस। दिस इज द मेन इक्वेशन, दिस इज द मेजर इक्वेशन। तो अब इस मेजर इक्वेशन में हमारे सामने सवाल है कि भैया ये जो V1 V प्लस है ये कितना है? तो V प्लस की वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो V प्लस की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये आर्म है, हमारी आर्म कैसे है, जरा मैं आर्म को अलग बना देता हूँ। ये जो पूरा मैं यहाँ पर रेड कलर से सर्किल कर रहा हूँ ये पूरी हमारी आर्म है। इस आर्म को हम कैसे बना सकते हैं? इस आर्म को हम ऐसे बना सकते हैं कि मान लो कि वोल्टेज V1 है, मान लो वोल्टेज V1 थोड़ी देर के लिए क्या कहें V1 वोल्टेज है, फिर यहाँ पर आपने एक रजिस्टर रखा R1 डैश और आपने V2 को 0 कर दिया। तो पहले कंडीशन क्या है कि हमने V1 को रखा, V1 को मान लिया V1 है और हमारा जो V2 है वो 0 हो गया है। तो जब 0 हो जाएगा तो आपके पास जो रजिस्टर है वो ऐसे हो जाएगा जो कि जुड़ गया है ग्राउंड से, ठीक है। और उसके बाद फिर जो वोल्टेज है वो चला गया है आपके एम्पलीफायर के अंदर, ये आपका प्लस सिरा है और माइनस को तो आपने ऑलरेडी इस तरह से जोड़ रखा है। हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमें V प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो सारा खेल हमें इनपुट के इर्द गिर्द जो हो रहा है वही करना है। तो अब जरा देखो यहाँ पर कैसे होगा। मेरे ख्याल से ये जो सर्किट है समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर V2 को 0 कर दोगे तो V2 0 होना मतलब है ग्राउंड होना, तो V2 0 होना मतलब ग्राउंड होना, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। अब जरा यहाँ पे देखो इस जगह, अब उसके बाद फिर क्या होगा, इस जगह पे तो करंट 0 है, यहाँ I 0 है, तो यहाँ से जो वोल्टेज आए जो करंट जाएगी उसको इस तरफ ही, यही रास्ता है उसके लिए। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बंट रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि करंट जा रही है तो यहाँ पर करंट के सामने एक नोड आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल इस जगह पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द वोल्टेज एट नोड पॉइंट, द वोल्टेज एट नोड पॉइंट। भैया ये नोड पॉइंट कौन सा पॉइंट है? नोड पॉइंट प्यारो आपका ये वाला पॉइंट है जहां पर ये जंक्शन बन रहा है। देख लो डायग्राम में, देख लो, वो है हमारा वोल्टेज एट नोड पॉइंट। तो वोल्टेज एट नोड पॉइंट क्या है? मान लो इसको हम कहते हैं V1 प्लस, क्योंकि V1 इनपुट है तो इस नोड पॉइंट को V1 प्लस आप कह देते हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 प्लस इज इक्वल टू, कैसे बटेगा? ये बटेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम V1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कब है? जब V1 नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन V2 इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह से सिमिलरली हम V2 प्लस भी निकाल सकते हैं। तो V2 प्लस के लिए कंडीशन क्या होगी प्यारो? V2 प्लस के लिए कंडीशन ये होगी कि जो आपका इनपुट है, जस्ट फॉर एग्जांपल V2 के लिए क्या होगा, एक अलग रंग से मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो आपने अब की बार वोल्टेज रखा V2, रेजिस्टेंस जो है वो है R2, लेकिन वोल्टेज V1 0 हो चुका है जो कि ग्राउंड कर दिया है, तो रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पर नोड पर जो वोल्टेज है वो कितना है, V2 प्लस। तो V2 प्लस बराबर क्या हो जाएगा, V2 प्लस बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम V2। तो आप लिखोगे टोटल वोल्टेज V प्लस इज इक्वल टू V1 प्लस प्लस V2 प्लस। कैसे लिख दिया है? इसको हमने लिखा है क्योंकि हमको मालूम है कि सुपरपोजिशन थ्योरम नाम की एक थ्योरम है जो कि अच्छे से काम करती है, बाई सुपरपोजिशन थ्योरम। तो भैया आप देख लो भाई कितना आया, V प्लस कितना आया। तो हमारा जो V प्लस होगा वो कितना होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 V1, और ये हो जाएगा R1
प्लस R2 ये आपका हो जाएगा V2, दोनों का सम है, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, अब हम मान लें इफ़ R1 इज इक्वल टू R2, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं गलती ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर R1 डैश R2 डैश कहा था। ओके ओके ओके, प्लीज़ करेक्ट कर लें। यहाँ पर, यहाँ तो सही है, यहाँ R1 डैश R1 डैश R1 डैश R1 डैश R1 डैश R2 डैश, और यहाँ भी डायग्राम में R2 डैश R1 डैश, यहाँ R1 डैश 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 डैश, ये हो गया। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि R1 डैश और R2 डैश बराबर हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, V आउटपुट क्या निकलेगा, तो ये बचेगा, ये उसके R के बराबर है, तो ये बचेगा R अपॉन 2R V1, और यहाँ बचेगा R अपॉन 2R V2, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, R कैंसिल, R कैंसिल, तो V1 प्लस V2 अपॉन 2, ये आ गया। ये आपका क्या आया, ये V आउटपुट क्या है, ये आपका हो गया V प्लस। तो अब हमारे पास हमारी जो इक्वेशन थी, मास्टर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमारी मास्टर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर A। तो यहाँ पे लिखा है सो इक्वेशन A gives V out 1 plus R1 by R2 into V प्लस, यानी कि 1 प्लस R1 by R2 टाइम्स V1 V2 by 2। फिर हम कह देते हैं, यहाँ भी हम मान लें पुट R1 इज इक्वल टू R2, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, V आउट बराबर 1 प्लस 1, क्योंकि R1 R2 बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू V1 प्लस V2 बाई 2, ये 2 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास बचेगा V आउट बराबर V1 प्लस V2। तो इस तरह से अगर आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लगाओगे तो वो जो इनपुट होगा, इनपुट्स होंगे एडर के, वो सारे इनपुट्स सम होकर के आउटपुट के बराबर हो जाएंगे। और अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाओगे तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में आपका जो आउटपुट होगा वो इनपुट के वोल्टेज के सम के बराबर होगा, लेकिन एक माइनस साइन वहाँ पे रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस साइन जो हो गया प्यारो, ये माइनस साइन वो जो इन्वर्टिंग नेचर है ना टर्मिनल का, उसकी वजह से होगा। तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से होगा। सो दिस इज सम गुड डिस्कशन। नाउ वी नीड टू डिस्कस द डिफरेंशिएटर एंड एडर। तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ डिफरेंशिएटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इंटीग्रेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में हमारी बातचीत को होना है। मेरे ख्याल से आप डिफरेंशिएशन के बारे में जानते होंगे कि जैसे अगर y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो आप यहाँ पर dy बाई dx लिख सकते हैं। तो dy बाई dx होता है, ये एक डिफरेंशिएशन नोटेशन है जो बताता है कि y का चेंज हम विद रिस्पेक्ट टू x देखना चाह रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x का और हम उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन इसका देख पाएंगे। अब इसमें लिमिट की बात भी होती है, लेकिन फिलहाल ये एक बेसिक नोटेशन है इंटीग्रेशन का। तो मेरे ख्याल से ये आपके पास है ऑलरेडी, ये नॉलेज है आपकी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं अपने इस केस में कि कैसे हम डिफरेंशिएटर बनाएंगे और कैसे इंटीग्रेटर बनाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएटर की। पहले हमारी बात चलेगी डिफरेंशिएटर क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करने वाले फैक्ट क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब डिफरेंशिएशन ऑपरेशन करता है तो उस सर्किट को हम डिफरेंशिएटर सर्किट कह रहे होते हैं। जल्दी से जरा सा हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होना चाहिए। आपके पास ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग पे आप क्या करोगे, एक कैपेसिटर लगा दोगे, इसको आप जोड़ दोगे इन्वर्टिंग के साथ, और फिर एक रजिस्टर लगा दोगे। रजिस्टर को आप फीडबैक के हिसाब से जोड़ दोगे आउटपुट में, तो ये आपका V आउट हो जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग के साथ आपको क्या करना है, वही जो हम पहले करते आए, हम उसको अर्थ से जोड़ देंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो भी अर्थ के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। और आप जो यहाँ पर इनपुट लगा रहे हो बच्चों, वो भी आप अर्थ के रिस्पेक्ट में लोगे। तो कई बार किताबों में क्या होता है, इन सारे अर्थ को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और एक कॉमन लाइन खींच के उसके नीचे अर्थ को लगा देते हैं। ये आपका R है, ये आपका C है, इस तरह का है हमारे पास।
अब देखो यहाँ पे प्यारो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, चूंकि इस यहाँ करंट जीरो है और ये अर्थ है तो इसका वोल्टेज जीरो है। तो चूंकि आपका पहला इनपुट और दूसरा इनपुट दोनों सेम होते हैं, तो अगर ये इनपुट जीरो है तो आपका जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स आपका वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा। चूंकि वर्चुअल ग्राउंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो उसका जोड़ीदार, ये जो जोड़ीदार आपका इनपुट है वो आपका जीरो है। तो आपका अर्थ पॉइंट एक्स क्या होगा, आप कहोगे कि हेयर द पॉइंट एक्स इज वर्चुअल ग्राउंड, इज अ वर्चुअल ग्राउंड टर्मिनल। ये आपका एक वर्चुअल ग्राउंड टर्मिनल है। तो आपके पास क्या होगा, एट पॉइंट, वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या होगा, एट पॉइंट एक्स, यानी कि वी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट सर्किट आप क्या बना सकते हो आप, सो इक्विवेलेंट सर्किट इज, तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। देखो यहाँ से ये हिस्सा है, ये पर्टिकुलर जगह पे यहाँ वोल्टेज जीरो है, उसके बाद फिर ये हिस्सा है। आउटपुट को लेते हुए इतना पूरा हिस्सा आपको रखना है, यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ आई जीरो है। तो इस ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम यहाँ पर काम में नहीं ला रहे हैं। आपके पास एक कैपेसिटर है, आपके पास रजिस्टर है, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगी, वी इनपुट है आपका सॉरी, ये आपके पास वी इनपुट है, एक कैपेसिटर है, तो ये आपके पास V इनपुट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC है। ये आपका पॉइंट X है जहाँ पर वोल्टेज जीरो है। उसके बाद फिर आपके पास एक रजिस्टर है और इसके बाद V आउट है, ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो आप कहोगे कि एक करंट मान लो इधर से भी फ्लो कर रही है, एक करंट इधर से भी फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट या कह लो एक वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, वोल्टेज इक्वेशन कहोगे या एज पर KCL लिखो या फिर लिखो एज पर KCL। इस पॉइंट पर करंट भी आपका जीरो है, तो आपके पास एक करंट क्या हो जाएगी, आपके पास मालूम है I बराबर क्या होता है, C टाइम dV/dt। ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। करंट वोल्टेज चेंज अगर कैपेसिटर के अलॉन्ग हो रहा है तो वहाँ करंट कितनी फ्लो करेगी, तो आपके पास कैपेसिटर के अलॉन्ग जो करंट होगी वो कितनी होगी, d/dt। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है V इन माइनस जीरो, भाई ये है V इन और ये रेफरेंस वोल्टेज है जीरो, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या है, ये है आपका V आउट माइनस जीरो अपॉन रेजिस्टेंस R, और ये दोनों करंट जीरो हो जाएगी। कुछ ऐसा है, अगर आप इसे करंट कर रहे हो IC, इधर करंट कर रहे हो IR, तो ये जो पूरा टर्म है ये IC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा टर्म जो है वो IR को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का सम जो है वो जीरो है, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, C dV इन बाई dt प्लस V आउट अपॉन R इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, C रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस V आउट बाई R, ठीक है भाई। राइट साइड में ले गए आप इसको। करना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सो आउटपुट वोल्टेज इज माइनस RC dV इन बाई dt। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि पुट, अगर हम कह दें पुट R इंटू C इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसे हम टाइम कांस्टेंट से जोड़ते हैं, तो फिलहाल हमारे पास क्या आ जाएगा, V आउटपुट बराबर माइनस टाइम dV इन अपॉन dt। तो इस तरह से क्या देखा, ये जो हमारा सर्किट था, इस सर्किट का हमारा आउटकम क्या निकला कि हमारा जो आउटपुट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट के है, और यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो फेज है, जो रेट ऑफ चेंज है, इसका फेज होगा वो इन्वर्ट होगा, विल बी इनवर्स ऑफ V इन। तो इनपुट का जो इनपुट में जो भी कुछ वोल्टेज होगा वो अगर रेट ऑफ चेंज है तो वो भी आउटपुट का जो होगा वो इनपुट की तुलना में उल्टा होगा। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है, उल्टा होने का मतलब है 180 का फेज डिफरेंस प्यारो यहाँ पर होगा। सिंपल सी बात है, ये बता रहा है कि 180 का यहाँ पर फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सर्किट की, और अगला सर्किट प्यारो हमारे पास है इंटीग्रेटर, ठीक है। अगला सर्किट क्या है, इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर का सर्किट कैसा बनेगा, एक तरह से जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के से उल्टा जैसा दिखता है, ऐसे यहाँ पर भी है। ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास प्लस है, जैसा कि हमने पहले भी किया था। अब की बार हम क्या करेंगे, V इनपुट देंगे, एक रजिस्टर को यहाँ रखेंगे
और जहाँ रजिस्टर था वहाँ कैपेसिटर रख देंगे और उसको हम जोड़ देंगे आउटपुट से और अपना जो नॉन इन्वर्टिंग है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसको भी हमने इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ इसको भी कर दिया। तो ये हमारा रेफरेंस यहाँ आउट है, यहाँ पे रेफरेंस इन है, यहाँ रजिस्टर्स आर, ये सी है। फिर वही बात यहाँ पे निकल के आएगी, ये जो हमारा पॉइंट एक्स है चूंकि ग्राउंडेड है, ये आपका ग्राउंड है जीरो है, तो यहाँ करंट भी जीरो है, तो ये जो पॉइंट एक्स है इसके अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल वही सब लिखना है। लिखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लिखोगे कि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर लिया जिसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर रेजिस्टेंस जोड़ दिया और फीडबैक में लूप में कैपेसिटर जुड़ गया आउटपुट के साथ में, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड पे कर दिया और हमारा इनपुट यहाँ अप्लाई होता है और आउटपुट हम यहाँ से बाहर निकाल लें। इतना आपको लिख देना है, सिंपल अपनी भाषा में आप लिख लो। तो अब कैसे निकालोगे, आप कैसे करोगे इसको, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी तो लिखूँगा अगर एट Vx 0 यानी कि जहाँ आपका वर्चुअल ग्राउंड है, द इक्विवेलेंट सर्किट इज, भाई इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो रहा है, चलो बना देते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। V इन रजिस्टर, Vx 0 कैपेसिटर, V आउट, यहाँ करंट है IC, यहाँ करंट है IR और यहाँ पर करंट है 0। सो बाय किरचॉफ सर्किट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, KCL, ये कैसे लिखा, हाँ ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, आप ज़रा देखो यहाँ पर रजिस्टर्स के क्रॉस जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपका V आउट, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ मैं, उल्टा लिख रहा हूँ इसको, कैसे कंट्रोल Z, हाँ अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा V इन माइनस 0, इसकी बात कर रहे हैं V इन और ये 0, V इन माइनस 0 अपॉन R इज इक्वल टू प्लस C टाइम D, आपकी बार V आउट माइनस 0 बाई डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि IC बराबर क्या होगा C टाइम D बाई डी टी, और वोल्टेज क्या है V आउट माइनस 0, क्योंकि आपकी बार कैपेसिटर जो है वो आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस लगा हुआ है। तो ये आपके पास आ गया V इन बाई R प्लस C टाइम डी वी आउट बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डी वी आउट बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस V इनपुट बाई R। एक्चुअल में ये भी टाइम पे डिपेंडेंट होता है, इनपुट भी टाइम पे डिपेंडेंट है, साइनसॉइडल वेव है लग रही है। तो आपके पास आ जाएगा डी वी आउट बाई डी टी, जो कि टाइम के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है तो टाइम का फंक्शन ये भी होगा, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी वी इन टी। तो यहाँ से आपके पास अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो डी वी आउट फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी वी इन फंक्शन ऑफ टी डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है भैया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो आप जैसे ही डी वी आउटपुट को डिफ्रेंशिएट करोगे आपके पास सिंपली हो जाएगा V आउटपुट, और इधर बचेगा 1 बाई आर सी इंटीग्रेशन V इनपुट फंक्शन ऑफ टाइम इनटू डी टी। और यही हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो सर्किट का आउटपुट होने वाला है प्यारों, वो जो इनपुट है उसके इंटीग्रेशन से निकल के आ रहा है। अब लिमिट वगैरह भी हम डिसाइड कर सकते हैं, लिमिट के लिए सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज होती है उनको हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये आपको दिख रहा है कि दिस इज एन इंटीग्रेटर। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब हम अपने थ्योरी के अगले हिस्से में पहुँचते हैं, और ये एक तरह से कह लो कि इस थ्योरी का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद फिर केवल और केवल न्यूमेरिकल्स की चर्चा बचती है, और वो हम लोग फिर आगे आने वाले समय में आपके साथ सॉल्व करेंगे। हम जरा सा बेसिक डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो पर्पस है वो क्या है, वो है बेसिक डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कि भैया जो हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसकी बेसिक डिज़ाइन क्या है। तो मैं आपको इसी के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की थी जब शुरू में बातचीत चल रही थी पिछले पहले और नंबर 1 नंबर 2 के वीडियो में। अब हम उसको ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं कि हाउ एक्चुअली वो जो ट्रायंगल होता है ना, जिस ट्रायंगल की हम बात करते हैं जिसको कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, ये ट्रायंगल हम लेते हैं, इस तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारा
ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ से आउटपुट होता है। तो उसके जो दो इनपुट आपके जाते हैं वो दो इनपुट कौन से हैं? जैसे एक इनपुट ये है V1 और ये इनपुट है V2। तो ये V1 और V2 असल में सबसे पहले उसके अंदर एक एम्पलीफायर लगा होता है जिसे आप कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर सबसे पहली स्टेज होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसमें कि दो इनपुट होते हैं। अभी लोग बात करेंगे इसके बारे में। फिर डिफरेंशियल इनपुट का जो आउटपुट होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट है, वो कॉमन एमीटर मोड के लगे हुए मल्टी स्टेजेस में जाता है। आपके कई स्टेजेस यहाँ पे होंगे, कई आरसी कपल एम्पलीफायर होंगे इस तरह किसी के अंदर जिनसे होकर गुजरता है। फिर इस मल्टी स्टेज कॉमन एमीटर मोड एम्पलीफायर एरे से निकल करके आउटपुट किस में जाता है? वो जाता है एक पावर एम्पलीफायर में। अब पावर एम्पलीफायर में भी एक क्लास होती है, इसका नाम होता है क्लास बी पुश पुल। फिर वहाँ से ये आउटपुट आपके बाहर निकलते हैं और इन्हीं आउटपुट से हम आपका वी आउटपुट बना देते हैं। तो हो क्या रहा है, आपने इनपुट V1 इनपुट V2 को किसके अंदर भेजा? डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर भेजा। फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट कॉमन एमीटर मोड के मल्टी स्टेज में गया। फिर कॉमन एमीटर मल्टी स्टेज से आउटपुट किस में गया? पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर से। और वो हमारा एक्चुअल में आउटपुट निकल के आता है, हमारे इस पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट निकल के आता है। ऐसा बनाने की वजह से क्या होता है कि जो आपका इनपुट है, ये जो इनपुट है इसका इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका जो इनपुट है उसका इम्पिडेंस यानी कि जेड इन बहुत लार्ज होता है। इसी वजह से हम आपकी जो इनपुट करंट है वो लगभग जीरो मानते हैं, ठीक है। और क्लास बी पुश पुल में क्या होता है कि जो आउटपुट होता है जेड मतलब इम्पिडेंस, वो लो होता है। तो लो होने की वजह से कि ये आपका जो एक तरह से कह लो कि कांस्टेंट आउटपुट आपको देता रहता है। जो आउटपुट होता है ना प्रभावित नहीं होता किसी यहाँ पे लगे हुए किसी सप्लाई वोल्ट, किसी लोड वोल्टेज, लोड रजिस्टर से। तो जेड लो होने की वजह से आपको एक कांस्टेंट आउटपुट यहाँ पर मिलता रहता है। एक तरह से वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है, कितनी करंट सोर्स से ड्रॉ की जा रही है इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो इस प्रकार से प्यारो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये पूरा हिस्सा बन रहा होता है। अब इसमें क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जरा सा जो पहली स्टेज है जरा उसके बात कर लेते हैं। तो हमारी जो पहली स्टेज होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो क्या होती है? जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट जाता है वो किस में जाता है? फर्स्ट स्टेज एज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल तो पहले हमने लिख दिया, डिफरेंस, ऊपर क्या लिखे? डिफरेंशियल लिखे थे, प्लीज वो करेक्ट कर लीजिएगा। डिफरेंस अंतर, प्लीज वो करेक्ट कर लीजिएगा। डिफरेंस एम्पलीफायर। तो हमारा जो पहला स्टेज है वो डिफरेंस एम्पलीफायर पर लगता है। अब भाई डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होता है? ये डिफरेंस एम्पलीफायर का जरा हम सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं। तो आपके पास एक ट्रांजिस्टर ऐसे होता है, इस ट्रांजिस्टर में ये एमीटर है, फिर ये यहाँ से जाता है आगे, यहाँ एक और ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये इसका एमीटर है। तो एक ट्रांजिस्टर इधर है ऐसे जुड़ गया, एक ट्रांजिस्टर इधर जुड़ गया। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर ये भी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ये भी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ये भी, एमीटर टू एमीटर कनेक्टेड है। और एमीटर से जुड़ा हुआ जो रजिस्टर होता है वो यहाँ पे जुड़ा है, इसको हम कहते हैं RE। उसके बाद फिर यहाँ पर एक रजिस्टर होता है प्यारो, इसका नाम होता है RC1। यहाँ पर एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है RC2। और फिर यहाँ से आपस में जोड़ करके इसको एक कॉमन पावर सप्लाई VCC आप प्रोवाइड करा देते हो। यहाँ पर आपके पास एक इनपुट है जिसमें हमने V1 दे दिया, इसमें हमने एक इनपुट है जहाँ V2 को प्रोवाइड कर दिया। तो आपका जो डिफरेंस एम्पलीफायर है बच्चों, उस डिफरेंस एम्पलीफायर में आपको दिख रहा है कि एक इनपुट V1 है, एक इनपुट V2 है, दो इनपुट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दो इनपुट हैं, इन इनपुट के ऊपर जो वैल्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं वो कैसी है, ये भी हमारे सामने एक सवाल है। हम कॉमन मोड सिग्नल भी डाल सकते हैं, हम डिफरेंस मोड सिग्नल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉमन मोड और डिफरेंस मोड दोनों ही यहाँ पर सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन मोड में क्या होता है कि दोनों कॉमन मोड, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेयर टू मोड्स ऑफ difference amplifier, here two modes of difference amplifier are possible। भाई कौन कौन सी मोड पॉसिबल है? पहला मोड जो होता है उसे कहते हैं कॉमन मोड सिग्नल, आप सिग्नल को कॉमन मोड में कर रहे हो। और दूसरा जो होता है वो होता है डिफरेंस मोड सिग्नल। दो तरह के यहाँ पर हम मोड रखते हैं, कॉमन मोड सिग्नल, डिफरेंस मोड सिग्नल। अब होता क्या है, ऐसे मान लो कि आपका इनपुट है V1, यहाँ इनपुट है V2।
तो इधर हमने एक सिग्नल अप्लाई की इस तरह से, और यहाँ पर भी सिग्नल अप्लाई की इस तरह से। तो आपका V1 और V2 बराबर है, फेज में भी बराबर है। तो जैसे ही V1 माइनस V2 को डिफरेंस लोगे, यू विल गेट 0, क्योंकि जब इसका पीक है तो इसका भी पीक है, जब इसकी वैली है तो इसकी भी वैली है, तो दोनों फेज में भी एक जैसे हैं, मैग्नीट्यूड में भी एक जैसे हैं। तो वो ऐसी स्थिति में इन दोनों का डिफरेंस एक्जैक्टली 0 होता है। तो आप क्या कहोगे, कॉमन मोड में क्या होता है, द फेज ऑफ इनपुट सिग्नल एंड द मैग्नीट्यूड आर एक्जैक्टली सेम। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, फेज एंड मैग्नीट्यूड आर एग्जैक्टली सेम। अगर ऐसा होता है प्यारो, तो आपका डिफरेंस मोड यहाँ पर जब होगा, वो आपको इनपुट पूरा 0 हो जाएगा। तो V1 V2 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो कॉमन मोड हो गया ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये कॉमन मोड हो गया ना, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन होता है, इसको कॉमन मोड कहते हैं। डिफरेंस मोड में क्या होता है, डिफरेंस मोड में मामला उलट जाता है। देखो इसको मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ। डिफरेंस मोड में क्या होता है, मामला उलट जाएगा। उलट मतलब ये इनपुट आपने भेजा तो ये उसका इनपुट है, और फिर दूसरा इनपुट गया ये उसका इस तरह से है, उल्टा हो गया ना, एक ही जैसा बन गया, ये इधर उलट जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों फेजेस में, इन दोनों फेज के बीच में कितना है, 180 डिग्री का अंतर है। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि बोथ द इनपुट्स आर exactly same in magnitude, but opposite in phase। लेकिन उनका जो फेज होता है वो अपोजिट होता है। तो इसका मतलब V1 जो होता है वो माइनस V2 के बराबर होता है। तो आप कह लो कि V1 प्लस V2 जो है वो आपका 0 हो जाएगा, एक तरफ शिफ्ट करोगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये डिफरेंस मोड की, कॉमन मोड की बात हो गई, और ये हमारे पास आपके डिफरेंस मोड की बात हो गई, डिफरेंशियल मोड की बात हो गई यहाँ पर। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि आप दिखाओ कि V आउटपुट जो होता है वो सम कांस्टेंट टाइम V इनपुट के डिफरेंस के बराबर होता है। अब हमको ये बताना है कि हमें ये शो करना है कि आपका जो इनपुट, अगर आपने V1 लगाया, V2 लगाया, तो दिखाओ कि डिफरेंस एम्पलीफायर में जो आउटपुट होता है वो इन इनपुट के डिफरेंस के बराबर के प्रोपोर्शनल में होता है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, इसके बराबर होता है। और जब हम इसको दिखा देंगे यहाँ पर, तो फिर हम इसके बाद इसके कॉमन मोड गेन की बात भी कर पाएंगे, और डिफरेंस मोड गेन की बात भी यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। डिफरेंस मोड गेन की बात भी यहाँ पर हम लोग कर पाएंगे। तो ये है